व्हाट इज़ अ रिसाइकलिंग? तो बेसिकली रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करती है उसके बेसिक रॉ मटेरियल फॉर्म में, और फिर से नई प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका यूज़ होता है। तो आज हमारे पास ये लिथियम आयन सेल है। आज ज़्यादातर केस में लिथियम आयन की कंजप्शन बहुत सारी बढ़ गई है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में और मोबाइल्स में आती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ हो ज़्यादातर अभी होने लगा है, तो उसकी वजह से लिथियम आयन सेल अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी यूज़ होने लगे हैं। तो उसकी वजह से अभी एक नेसेसरी चीज़ हमारे सामने आई कि रिसाइकलिंग ज़्यादातर केस में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर चल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी रिसाइकलिंग चल रही है, इवन बैटरीज़ के अंदर जो लेड एसिड बैटरी आती है उसका भी रिसाइकलिंग होता है। ऑलमोस्ट करीबन 100% रिसाइकलिंग ऐसा बोलते हैं लेड एसिड बैटरी के अंदर। बट लिथियम आयन सेल का भी कंजप्शन इंडिया में बहुत है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंजप्शन होती है लिथियम आयन बैटरीज़ की। उसके अंदर मोबाइल बैटरीज़ आ गई और पावर बैंक की बैटरीज़ आती है। लिथियम आयन केमिस्ट्री बेसिकली ज़्यादातर केस में भी यूज़ हो रही है बिकॉज कि इसकी केमिस्ट्री के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है कंपेयर टू द अदर केमिस्ट्री। ओके, तो आज हम समझते हैं कि ये सेल जो अभी मार्केट से मिलते हैं और ये यूज्ड सेल है, इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे सेल को रिसाइकलिंग के लिए कैसे प्रोसेस होती है उसकी, तो ऐसा समझे कि ये जो सेल है ये डिफरेंट साइज़ के अंदर है और इसकी कैपेसिटी भी डिफरेंट रहती है उसके हिसाब से। बट अभी रिसाइकलिंग होता ऐसे है कि ये जो सेल आते हैं, पहले तो इसके अंदर जो चार्ज रहता है कि नहीं रहता है वो चेक करने किया जाता है। उस जो भी इसमें चार्ज है तो इसको डिस्चार्ज किया जाता है सोल्यूशन के अंदर, और डिस्चार्ज डिफरेंट मेथड हैं डिस्चार्ज करने के लिए। हम इसे सोल्यूशन से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, और मैकेनिकल प्रोसेस भी है, और फिज़िकली भी इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं रजिस्टर लगा के, वो भी प्रोसेस है। पर रजिस्टर इन मास लेवल पे इतना पॉसिबल नहीं है, इससे अभी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर और रिसाइकलर ये केमिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उसमें सोल्यूशन के अंदर उसको डीप करके रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, और उससे ये सेल अपनी जो पावर होती है वो डिसिपेट करते हैं। तो डिस्चार्ज होने के बाद, क्योंकि लिथियम आयन सेल फ्लेमेबल है, ये इसके फायर हैज़ार्ड होने की वजह से, बेसिकली फायर हैज़ार्ड किसे बोलते हैं कि इस सेल को मान लो कि आप किसी भी टूल से पंक्चर या डैमेज करोगे तो उसकी वजह से ये फ्लेम या इम्पैक्ट ब्लास्ट कर सकता है ये सेल। तो उसकी वजह से अभी मान लो कि इसको रिसाइकलिंग करना है तो इसको क्रश करना पड़ेगा। तो क्रश करने के लिए इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है, नहीं तो मशीन के अंदर जाके ये फायर कैच कर सकते हैं और मे भी मशीन को डैमेज कर सकते हैं। और लिथियम आयन सेल के अंदर अदर केमिकल्स भी आते हैं, तो उसकी वजह से फायर लगने की वजह से वो सारे गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हज़ार्डियस गैस भी रिलीज़ हो सकते हैं इसके अंदर से। तो वो सब ना हो उसके लिए पहले इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी रहता है। बाद में इसको डिस्चार्ज करने के बाद हम इसको श्रेडर में डालते हैं। श्रेडर एक मशीन आता है जिसके अंदर ये कुछ इस साइज़ में से कन्वर्ट होके इसकी छोटी साइज़ में जाते हैं। बाद में श्रेडर में से निकल के ये हैमर मिल में जाता है। हैमर मिल में क्रश होके उसके फाइन पार्टिकल्स में, उसके अंदर जो ज़्यादातर किस्में 2 एनोड और कैथोड होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, और एनोड साइड और कैथोड साइड दोनों मिला के एक पाउडर निकलता है, उसको हम ब्लैक मास्क बोलते हैं। जो आप पाउडर दिख रहे हैं, इसको क्रश करने के बाद ये ब्लैक कलर का पाउडर आपको मिलेगा इसके अंदर से, और ज़्यादातर केस में ब्लैक मास्क बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एनोड और कैथोड दोनों का मटेरियल होता है। जिसमें मान लो कि एनोड के साइड आपको ग्रेफाइट हो गया और कैथोड की साइड आप निकल NMC होता है, तो उसके अंदर NMC निकल, मैंगनीज़, कोबाल्ट, लिथियम जैसे मेटल्स होते हैं। तो ये दोनों का मिश्रण होता है, इसको ब्लैक मास बोलते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक्स होता है जो सेपरेटर के लिए यूज़, इस सेल के अंदर सेपरेटर के लिए और प्लास्टिक, एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम भी फॉइल होती है, वो भी निकलती है, वो हमें वाइब्रो शिफ्टर या शीरिंग प्रोसेस से इसको सेपरेट किया जाता है, जिसमें से पाउडर निकलता है। ये पाउडर को हम ब्लैक मास बोलते हैं। इसके बाद
ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस होने के बाद ये जो हमने जो ब्लैक मास दिखा, अभी इसके अंदर निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट, लिथियम जैसे मेटल्स रहते हैं, है ना। तो उस मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करके फिर से नए सेल बनाने के लिए या सेकेंडरी कोई एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने के लिए हमें इसके अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ग्रेफाइट आ गया, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट। अभी ये डिफरेंट मेटल्स है, उसको निकालने के लिए 2 मेथड्स अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एक है पायरोमेटलर्जी और एक हाइड्रोमेटलर्जी। ओके, तो पायरोमेटलर्जी में हीट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोहे को स्मेल्टिंग में प्रोसेस के थ्रू उसको पिघाल के जैसे ही हम उसको शेप्स में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही ये बैटरीज़ को हम उसको ही सर्टेन टेम्परेचर पे उसके अंदर डाल के उसके अंदर से कोबाल्ट और निकल निकाल सकते हैं। पर इसके अंदर बहुत सारे वेस्टेज है और कार्बन फुटप्रिंट, मान लो कि इसको जलाएंगे तो उसकी स्मेल्टिंग प्रोसेस थ्रू ये ऐसा करेंगे पायरोमेटलर्जी का यूज़, तो वहाँ पे गैसेस बहुत सारे जनरेट होते हैं, उसको मैनेज भी करते हैं और उसको पोल्यूशन बहुत ज़्यादातर केस में इस प्रोसेस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस। और एक सेकेंड प्रोसेस है जिसको हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी में केमिकल का यूज़ करके इसके अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, लीचिंग, ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उस सारे स्टेप्स को यूज़ करके उसके अंदर से डिफरेंट स्टेजेस में, स्टेज बाय स्टेज, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज जैसे मेटल को निकाला जाता है। बट ऐसे केसेस के अंदर ये देखिए, जैसे कि हमारे पास ये है, ये कोबाल्ट सल्फेट, निकल सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट, ये सारे मेटल्स आप देख रहे हो, ये डिफरेंट स्टेजेस में निकाले जाते हैं। पर समझने वाली चीज़ ये है कि अभी भी ज़्यादातर केस में सारे के सारे मेटल्स इसमें से 100% रिसाइकलिंग नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेस में क्या है कि रिसाइकलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इकोनॉमिकल बनाना इम्पॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए कि ज़्यादातर केस में अभी आज से कुछ सालों की बात करें पहले की, तो मोबाइल बैटरीज़ का रिसाइकलिंग नहीं होता था इतना सारा, लिथियम आयन बैटरीज़ का, या अवेयरनेस नहीं थी इतनी ज़्यादा। बट टाइम बाय टाइम लोगों को पता चलने लगा कि इसका रिसाइकलिंग भी होता है, इसकी वैल्यू मिलती है, तो लोग अभी इसको प्रॉपरली इनफॉर्मल मार्केट में इसका ज़्यादातर कलेक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल मार्केट थ्रू होती है अभी के लिए। तो स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिक चैनल अभी तक क्रिएट नहीं हुई, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, ERP, EPR सिस्टम्स, वो सारी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। पर अभी भी ज़्यादातर केसेस में इनफॉर्मल मार्केट थ्रू ही ज़्यादातर रिसाइकलर्स मटेरियल कलेक्ट करवाते हैं और रिसाइकलिंग करते हैं। तो उससे अभी से 2-3 साल पहले की बात है, तब ज़्यादातर जो शॉप वेंडर थे, ये मोबाइल के शॉप्स होती है, वहाँ पे ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं थी, तो कुछ लोग उसको जला भी देते थे ऐसी सिचुएशंस में। और जो कबाड़ी वाले बोलते हैं, वो सारे लोगों से हमने डिस्कस किया, तो वो भी बोलते हैं कि आप आज से थोड़े टाइम पहले, जैसे कि अभी उस टाइम पे इसकी ज़्यादातर अवेयरनेस भी नहीं थी और वैल्यू भी नहीं थी, तो वो लोग भी फेंक देते थे इसको। बट अभी के टाइम में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बिकॉज की कोबाल्ट की वैल्यू बढ़ने की वजह से ये बैटरीज़ का कलेक्शंस भी एक स्ट्रक्चर में होने लगा है, उसकी वैल्यू भी मिल रही है लोगों को। कुछ टाइम पे 350 रुपये kg, अभी अराउंड 230 रुपये kg, 230 पर kg, सारी वैल्यू डिफरेंट स्टेजेस में फ्लक्चुएट होती रहती है। पर बहुत सारी इनफॉर्मल मार्केट में ये सारी बैटरीज़ का क्या कलेक्शंस वगैरह इस तरह से होता है। सो बाद में हाइड्रोमेटलर्जी थ्रू ये सारे मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद ऐसे प्रोसेस होती है कि मान लो कि ब्लैक मास हमने निकाल दिया, ब्लैक मास थी, ये हमारी मेटल्स एक्सट्रैक्ट होगी। अभी फिर से ये सेल बनाने के लिए ये इसमें से अभी जो सेल मैन्युफैक्चरर है वो उसका यूज़ करके, ये मेटल्स का यूज़ करके उसको कंपोजिट करके एक प्रोसेस थ्रू सेल को बनाते हैं। फिर से सेल अभी EV बैटरीज़ के अंदर देख लीजिए, पावर बैंक के अंदर देख लीजिए, सारी जगह पे ये फिर से यूज़ होने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। और ये इम्पोर्टेंस है कि मान लीजिए कि ये जो हम रिसाइकलिंग की प्रोसेस है इसको निकाल दें, तो इससे क्या होगा कि जैसे कि पहले होता था कि लैंडफिल में ये जा सकते हैं,
किसी भी मान लो कमर्शियल वेस्ट जाता है कलेक्ट होके, ज़्यादातर केसेस में कलेक्ट भी नहीं होता है, तो ये सारे वेस्ट लैंडफिल में जा सकते हैं। और जहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि लिथियम आयन बैटरीज़ एक फायर हैज़ार्ड है, और जिसकी वजह से बहुत सारी वर्ल्ड वाइड ऐसी केस स्टडीज़ भी है, वहाँ पे जो लैंडफिल जो डंपिंग साइड होती है वहाँ पे आग लग सकती है, और आग लगी भी है बहुत सारे केसेस में। तो ये कोई सामान्य कोई ऐसे ही यूज़ होने वाली बैटरीज़ नहीं है। और वैसे देखने जाए तो अभी तक जो हमें AAA जैसी बैटरीज अल्कलाइन बैटरीज जो आती है उसका भी प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो रहा है। इस केसेस में हम अभी ट्राई आउट कर रहे हैं कि उस सेक्टर में कैसे फिगर आउट करें कि वो अवेयरनेस जो लानी है, क्योंकि ये बैटरीज़ है इसके अंदर जिंक, निकल, मैंगनीज़, कोबाल्ट, लिथियम ऐसे, और ये सारे मेटल्स हैज़ार्डियस होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए भी और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी। तो इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना ज़रूरी है। ऐसे ही हम किसी हमारे कलेक्शन नॉर्मल जो हाउस होल्ड में जो वेस्ट आता है उसमें नहीं डाल सकते हैं, उसको प्रॉपरली रिसाइकलर से रिसाइकलिंग करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमने इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों से वेंडर से बात की, तो वो लोग इसको नॉट प्रॉपरली स्टोर करते हैं, किसी भी रूम में उसको स्टोर करते रखते हैं, क्योंकि ये जैसे तो फायर हैज़ार्ड है। तो मान लो कि एक सेल ब्लास्ट होता है तो उसके पास में जितने भी सेल है वो क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज होता है। जब मान लो कि एक लिथियम आयन सेल, आप वीडियोज़ ऑनलाइन देख सकते हैं कि एक बार ये सेल ब्लास्ट होता है या फायर कैच करता है तो उसके साथ बहुत सारी हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से दूसरी सेल, क्योंकि इसकी केजिंग इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, उसकी वजह से दूसरे सेल भी डैमेज होते हैं, वो भी फायर कैच करते हैं। तो ये एक चैन रिएक्शन है। ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरीज़ का जो ब्लास्टिंग का इशू है वो चैन रिएक्शन की वजह से है। तो ये चीज़ समझने वाली है, और इसको इनफॉर्मल मार्केट में इस चीज़ को सिस्टमाइज़ करना भी ज़रूरी है। इसके लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें, बट स्ट्रिक्टली ये प्रॉपर ऑथराइज रिसाइकल से रिसाइकलिंग करवाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये वेस्ट कैसे हैंडल होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी लगाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इनफॉर्मल मार्केट में किसी का कंट्रोल तो होता नहीं है, गवर्नमेंट को भी उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। मान लो कि ज़्यादातर रिसाइकलर्स होते हैं, उनको प्रॉपरली डेटा शो करना पड़ता है कि इतना रिसाइकलिंग करवाया, इतना मटेरियल कलेक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें, बट इनफॉर्मल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।